नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। वक्फ बिल संशोधन को लेकर सियासत गर्म है। मोदी सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी और वित्तीय निगरानी पुख्ता हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे जो अवैध कब्जे हैं वो हटेंगे। वक्फ बोर्ड की जवाबदेही तय होगी, लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहा है, संविधान के खिलाफ धोखा बता रहा है। बीजेपी कह रही है कि पारदर्शिता जरूरी है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एआईएमआईएम ने इसे बड़ा हमला बताया है। वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड, ऑडिट, अनिवार्य और गैर कानूनी अतिक्रमण हटाने जैसे प्रावधानों को लेकर एक विवाद शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से राजनीति छोड़ने और तर्क के साथ अपना पक्ष रखने की अपील की। अब सवाल यह है कि क्या यह पारदर्शिता लाने की कोशिश है या एक और सियासी विवाद? क्या इस सत्र में सरकार वक्फ बिल को पास करा सकेगी? क्या भारत के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ेगा? क्या मोदी सरकार के फैसले का विरोध करने वाले इस संशोधन को कबूल कर लेंगे? आज सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ईद के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ऐसे दल भी आज काफी सक्रिय हैं, जिनका बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वर्ग से आता है। लेकिन आज एक ऐसी खबर भी आई जो मुस्लिम संगठनों या धर्म गुरुओं को रास नहीं आई। सूत्रों से खबर है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। इसी वक्फ बिल के खिलाफ आज भी कई शहरों में हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई। लेकिन इसी बीच अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि वक्फ सिस्टम में बदलाव जरूरी है। मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा, जो कौम के लिए काम आएगा। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुना कि वक्फ बिल पेश करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, उन्होंने एक बार फिर बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, तो जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार की नीयत वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की है। आप जो अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा, और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कह रही है, आम मुसलमान वक्फ बिल के समर्थन में है, विपक्ष सिर्फ अपनी सियासत चमका रहा है। आप आम मुसलमान को पूछिए, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये तो कुछ एमपी से, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग हैं, वो मुसलमानों को गुमराह करके मुसलमानों को वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पिछले साल अगस्त में जेपीसी के पास भेजा गया था। बजट सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। बताया जा रहा है कि सरकार के पास किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। खबर है कि वक्फ बिल पर आए 14 संशोधनों को सरकार ने शामिल कर लिया है। केरल की सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है। सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है। ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, वो बुलडोज किया जा रहा है। जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे। मुझे लगता है ये माइनॉरिटी राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके खिलाफ है। जहां विपक्ष सरकार पर वक्फ बिल को लेकर हमलावर है, वहीं बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने ही वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमा रखा है। कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भूमाफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। वही देश भर में जब आज कई जगहों पर ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर
वक्फ बिल का विरोध किया गया तो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने जोरदार प्रहार किया। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है। एक सच ये भी है कि वक्फ बिल को लेकर बीजेपी को विपक्ष से ज्यादा चिंता अपने ही दो सहयोगी जेडीयू और टीडीपी की है। विपक्ष टीडीपी और जेडीयू पर दबाव बना रहा है कि वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने पर मुसलमान दोनों दलों को हमेशा याद रखेंगे। इससे पहले मुस्लिम संगठन नीतीश और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का विरोध कर चुके हैं। मोदी सरकार में अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की टेंशन ये कहकर बढ़ा चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सवाल है कि क्या वक्फ बिल से एनडीए के बीच दरार पड़ सकती है? सवाल ये भी अहम है कि बहुमत के बावजूद क्या बीजेपी की राहें आसान रहने वाली हैं? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रिया श्रीनेत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के जुड़ गए हैं। और खास मेहमान हमारे साथ सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जुड़े हैं जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया सूफी सजदानशी काउंसिल के और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक गुरु भी हैं। मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप चिश्ती साहब समर्थन कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल का, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या खामियां मौजूदा वक्फ बोर्ड में है या उसके नियमों में है जिसकी वजह से आप संशोधन को सही मानते हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका, मुझे आपने मौका दिया। पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मैं अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख है ना, मैं उनका उत्तराधिकारी, उनका बड़ा बेटा जी। सही नसीब जी जी। देखिए समर्थन की बात है तो समर्थन तो हमने जब ये वक्फ बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जब भी हमने किया था उस वक्त भी समर्थन किया था, क्योंकि ये बात सभी तंजीमें सभी ऑर्गेनाइजेशन तस्लीम करेंगे कि हाँ कि इसमें वक्फ बोर्ड मौजूदा वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है। ये भी सब मानते हैं करप्शन है, ये भी सब मानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ इसमें इन बातों में कोई डिस्प्यूट नहीं। अब इशू ये आ रहा है कि साहब ये पॉलिटिकल लड़ाई बन चुकी है, इसका पॉलिटिकल विरोध। और देखिए हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सबको विरोध करने का अधिकार भी है, सहमति असहमति देने का भी अधिकार है, करें। लेकिन जो पिछले 4-5-10 दिनों में हमने बयान देखे हैं उससे बड़ी तकलीफ हुई कि जिस तरीके से जज्बाती बयान देके लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि आपकी मस्जिद छीन जाएगी, दरगाहें छीन जाएगी, मदरसे छीन लेंगे, आपके इमाम बाड़े छीन लेंगे, तो ये बातें सरासर गलत। देखिए आपकी सहमति असहमति हो सकती है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ सेक्शन नहीं हो, लेकिन इसके कतई माने नहीं कि सरकार की नीयत ऐसी होगी। और सरकार जब कोई आधिकारिक तौर पे एक बयान देती है पार्लियामेंट में, तो वो बयान आधिकारिक होता है, उससे सरकार प्रतिबद्ध होती है और पाबंद होती है उस बयान को। और जो बाहर बयान दिए जाते हैं मीडिया पे, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती अंडर द लॉ। अब ये लोगों में गलतफहमी पैदा की जा रही है कि साहब तुम्हारे मुस्लिम जो शरई मामला है उसमें मुदाखलत की जा रही है। हाँ। देखिए वक्फ शरई मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए संविधान से पहले भी और संविधान के बाद में भी 1954 में जब वक्फ एक्ट आया तो एक प्रक्रिया बनाई गई, एक एक्ट लाया गया, कानून लाया गया, उसके तहत वक्फ बोर्ड की फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद अमेंडमेंट होता है कि तो सेंटर ऑफ काउंसिल का भी नॉमिनेशन फॉर्मेशन हो गया। हाँ। और एक उसमें सिस्टम लाया गया, भाई चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे। तो इसमें वक्फ में तो इन बातों का, शरीयत में तो इस बातों का जिक्र नहीं है। हाँ। लेकिन एक सिस्टम बनाया ना उसको मैनेजमेंट करने के लिए। और उसके बाद में उसमें कितने अमेंडमेंट होगा, 1954 के बाद में 4 अमेंडमेंट हुए, फिर 1995 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट की जरूरत थी। आज की तारीख में जो प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की है उसका किराया लाखों की तादाद में कम से कम होना चाहिए। उनका किराया लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ले रखी उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उन्होंने उस पर 1000, 2000, 3000 रुपए तक का किराया बांध रखा है। तो आप सोचिए जिस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू करोड़ों है और उसका किराया कम से कम लाखों की तादाद में होना चाहिए, तो उसका कहाँ है। और दूसरी जाती है डिजायर ऑफ द डोनर। कौन सी ऐसी वह प्रॉपर्टी है जो डोनर की डिजायर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रही है, और कौन सा ऐसे वाकिफ थे, डोनर थे, जिन्होंने अपनी ये कहा था कि मेरी वक्फ की प्रॉपर्टी में से वक्फ बोर्ड के कारिंदों को तनख्वाह दी जाए। आज तक ये नहीं था कि वक्फ की शराइ तो पामाल हो रही है, क्योंकि ये कानून चलाया, इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनाया गया है। ठीक है। वक्फ बोर्ड के लोगों की तनख्वाह कहां से जा रही है, और कौन सा ऐसा वाकिफ था जिसने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी की इनकम में से तनख्वाह इनको देना, बाबुओं को? नहीं, ऐसा कहीं नहीं था। वक्फ में अमेंडमेंट की बहुत जरूरत है। कुछ लोग हैं जो पूरी वक्फ पे काबिज हैं,
और जिनको तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे गैर कानूनी तरीके से काबिज हो चुके हैं। लोग कहते हैं आम मुसलमान से जुड़ा हुआ मसला है। आम मुसलमान तो सुबह अपने घर से निकलता है और शाम को घर में घुसते हुए सोचता है कि जेब में 400-500 रुपए लेके जाऊं ताकि घर में खाना खिला सकें। हाँ। बच्चों, हमारे कौम के लोगों की तो हालात ये है। सच्चा कमेटी क्या बोलती है कि मुसलमानों की पोजीशन आज की तारीख में क्या है, लेकिन फिर जज्बात भड़काए जा रहे हैं। सीए एनआरसी के टाइम में भी ये किया गया था। सीए एनआरसी लागू हुए 1 साल हो चुका है। सीए एनआरसी के लिए कहा गया मुसलमानों को तुम्हें भगाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। बच्चे रोड पे आए, दंगे फसाद हुए, वो बच्चे आज कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जमानतों में बाहर आ गए, लेकिन अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा लीगल एड प्रोवाइड की गई है, लेकिन उनके घर का पुरसाने हाल कौन है? उनकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी कौन है? घर वालों को खाना खिलाने वाला कौन है? आप ऐसे बयानात ना दें। मैं सबसे अपील करता हूं, डेमोक्रेटिक तरीके से ठीक है प्रोटेस्ट करें, आपका अधिकार है। और पार्लियामेंट में जब अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है तो पार्लियामेंट में जब सार्थक चर्चा होगी इस पे। मैंने अभी रिसेंटली माइनॉरिटी मिनिस्टर का भी 5 मिनट पहले बयान सुना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, 5 घंटे 8 घंटे चर्चा करें, तो अच्छे से अच्छी चर्चा करें, डेमोक्रेटिक तरीके से चर्चा करें और कुछ अमेंडमेंट अगर कराना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार तो कराएं। 2 सवाल भड़काएं नहीं किसी को। ठीक है, 2 सवाल आपकी बातों से निकल कर आते हैं और खासतौर पर विपक्ष के सवालों से। देखिए, विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने के लिए यह कर रही है। ओवैसी साहब कहते हैं कि जो मुसलमानों के दान की हुई जमीन है उससे उनका भला होना चाहिए, सरकार उसको हड़पना चाहती है। अब वो जाहिर तौर पर आप सामने आए हैं तो अब बोलेंगे कि आप तो सरकार की जुबान बोल रहे हैं। ऐसे में आपका ऐसे लोगों को क्या जवाब होगा? मैं इसमें बहुत क्लियर करूंगा कि मुसलमानों की जमीन तो देखिए रही नहीं, जब वक्फ कर देते तो अल्लाह की जमीन हो जाती है। और वक्फ करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, उस प्रॉपर्टी की आमदनी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं के लिए हो, यतीम बच्चों के लिए इस्तेमाल हो, जो नहीं हो रहा है। कुछ जगह हो रहा होगा तो मैं इसकी ना नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर नहीं हो रहा है। ज्यादातर तो वक्फ जो लैंड माफिया है वही इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का। अब रही बात सरकार की, जब सरकार वे कानूनी तौर पर कानून क्या कहता है, जो सरकार पार्लियामेंट में ऑफिशियल बयान दे रही है हम उसको माने, या बाहर ये लोग जो मीडिया पे आके बयान दे रहे हैं हम उसको माने? हमें ये सोचना है, हिंदुस्तान के नागरिक को ये सोचना है कि जो इंसान पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर मीडिया पे आके गुमराह कर रहा है वो बयान माने, या सरकार का आधिकारिक बयान माने जो पार्लियामेंट में दिया जाए, जो सर्वोच्च संस्था है उसके सामने बयान दिए जा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमें यकीन करना चाहिए सरकार पे। और मैं तो खुद भी कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो और ट्रांसपेरेंसी आएगी इस एक्ट के आने के बाद में, अमेंडमेंट आने के बाद में। और हम इस बार कोशिश, हम भी सरकार से दोबारा भी कांटेक्ट करेंगे कि इस बार इस वक्फ का इस्तेमाल सिर्फ वाकिफ की मंशा के हिसाब से गरीब गुरबाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम में आए जाए। उन मुस्लिमों का क्या जो नाराजगी के साथ आज ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर कई पूरे देश में कई जगहों पर पढ़ रहे थे, उनकी नाराजगी? देखिए, ये उनका जाती मामला था, लेकिन मीडिया का जाती राय अगर मैं अपनी राय रखूं उसके अंदर, तो आज का दिन मुनासिब नहीं था। रमजान का मुबारक महीना खत्म हुआ था, आज ईद की नमाज थी। प्रोटेस्ट के लिए और भी दिन मिलते हैं आपको, करते, लेकिन ठीक है आज के दिन उन्होंने करा, किसी लोगों के जाती मामला थे, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के हालात नहीं थे। मैं आपको फिर वाजे करूंगा, ये पूरे हिंदुस्तान के हालात नहीं थे। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने काली पट्टियां नहीं बांधी है। कुछ लोगों ने बांधी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा ग्रुप है जो विरोध कर रहा है, उन्होंने बांधी होगी, बाकी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं बांधे। अच्छा, 5 लाइन में ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो लोग नाराज हैं, जिनको ये डर है मन में, जिनको ये लगता है कि इसकी वजह से वक्फ का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में चला जाएगा और जो अब तक हमारे हाथों में रहता था। देखिए, कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो खुलकर इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है, उसके कई मेंबरान हैं और अन्य लोग हैं जो फायदा उठाते रहे वक्फ की संपत्तियों का। और तभी तो लगातार दिख रहा है, जो डेटा जारी किया गया है और सरकारी सूत्रों से भी जानकारी दी गई है, 19-20 में 167 करोड़, और वो घटता चला जाता है। जो आमदनी होनी थी वो घटती चली जाती है। ऐसे में आम लोगों को समझाने के लिए आप जो समझे हैं 5 लाइन में कैसे समझाएंगे, ये डर कैसे हटे? नहीं, 5 लाइन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मैं आपकी बात, देखिए, जो गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को कि सरकार का इसमें कब्जा हो जाएगा, हाँ। तो मेरी बात, मैं उन सब तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। जब 1955 का 54 में एक्ट आया, उसके बाद से ही वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बनाने की प्रक्रिया हुई और मेंबर बनाने की। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने चेयरमैन है, क्या जिन जिन की सरकार है उनके चेयरमैन नहीं है वहां पर? जिन जिन की सरकार उनके मेंबर्स नहीं है वहां पर? सीईओ कौन ट्रांसफर करता है? जो सीईओ जो वहां अपॉइंट होता है वक्फ बोर्ड में, कौन ट्रांसफर करता है? सरकार का तो डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट वे से कंट्रोल रहा है वक्फ बोर्ड पे और आगे भी रहेगा। ये एक्ट बनाया गया संविधान के तहत। तो यही उनकी दलील है। चिश्ती साहब, आपको टोक रही हूं मैं, आपको तो 1 सेकंड टोक रही हूं, लेकिन यही उनकी दलील है कि अभी भी जो अपॉइंटीज हैं, अगर सरकार उनको तय करती है कई अपॉइंटीज को, तो भ्रष्टाचार को रोके।
इसमें ये संशोधन करने की क्या जरूरत है? नहीं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो संशोधन लाए हैं। देखिए अभी क्या हो रहा था कि जो स्टेट की गवर्नमेंट आती थी वो अपने पॉलिटिकल जो वर्कर्स थे उनको ऑब्लाइज करती थी और मेंबर्स और चेयरमैन उसमें से बनता था। अब हो सकता है सरकार ये एक्ट ला रही है, इसके तहत कोई ना कोई कंट्रोल सरकार का होना चाहिए। जब तक सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, जब तक करप्शन कंट्रोल खत्म भी नहीं होगा, मेरा मानना ये है। अगर इसको आप शरई इदारा मानते हैं तो बताइए इसमें किस वक्फ बोर्ड के अंदर मुफ्ती हैं, किस वक्फ बोर्ड के अंदर आलिम लोग हैं? आलिम मुफ्ती होने चाहिए था? नहीं, तमाम वक्फ बोर्डों के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और वो पॉलिटिकल 10-15 मेंबर अपॉइंट होते हैं, वो आपस में इलेक्शन करके चेयरमैन बन जाते हैं। चेयरमैन का मैसेज आता है सीएम के यहाँ से कि इसको चेयरमैन बना दिया जाए, तो सरकार का कंट्रोल था ही ना। अब जो सीईओ बन रहे हैं तो आरएस क्या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के होते हैं या आईएएस कैडर के होते हैं, तो सरकार के नुमाइंदे हुए ना, तो सरकार का तो कंट्रोल है। मेरा कहना यह है कि देखिए अच्छा अमेंडमेंट कराएं, सब मिलकर कराएं, सार्थक चर्चा हो पार्लियामेंट में, लेकिन मुसलमानों को गुमराह ना किया जाए। ठीक है, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, आप आज तक पर आए और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया जी, अब मोर्चा संभालिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब बिल पेश होगा लोकसभा में और आज जगह जगह पर, कई जगहों पर, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरे देश में, लेकिन कई जगहों पर नमाजी जो आज निकले ईद के दिन, वो काली पट्टी बांधकर निकले और वो विरोध दिखा रहे हैं। क्या ऐसे में एक पूरी कौम का खुलकर नाराजगी मोल लेने को आपकी सरकार तैयार है इस मुद्दे पर? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पूरी कौम का विरोध कहना ही गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा कैसे यहाँ पे जो चिश्ती जी बैठे थे, मौलाना जी, उन्होंने क्या बात रखी। दूसरी बात मैं आज कहना चाहूंगा, ये जो बदलाव है ना, ये महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है और संवैधानिक दृष्टि से सही भी है। मैं पहलू डाल दूं इसके फायदे क्या है पहले, क्योंकि देश की जनता को पता होना चाहिए बदलाव आ क्यों रहा है। जब 1995 में कानून आया और 2013 में संशोधन किया गया, ये तुष्टीकरण की राजनीति थी कांग्रेस पार्टी की, और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये गैर संवैधानिक भी था। लेकिन अब जो हम ला रहे हैं, इससे सबसे पहले तो पारदर्शिता बढ़ेगी, एक। दूसरा, इससे भागीदारी बढ़ेगी, किसकी? मुस्लिम समाज में जो सब सेक्स हैं, जैसे बोरा, जैसे आगा खानी, ये भी अब बोर्ड का हिस्सा हो सकेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछेगा या और भी कोई जो अगर विरोध कर रहा है, मुस्लिम महिला बोर्ड में होंगी। अगर मुस्लिम महिला 2 बोर्ड में होंगी तो क्या ये महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर नहीं है? और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये जो भ्रम की राजनीति हो रही है, इस राजनीति को खत्म होना होगा, क्योंकि आज ये सार्थक चर्चा तभी हो सकती है, जो भी विरोध कर रहा है इस संशोधन का, तो वो बताए कि क्या खामियां हैं, उनके विरोध की वजह क्या है। वरना भ्रम तो इन्होंने सीए कानून को लेकर ये फैलाया था कि मुसलमानों की जो भारतीय नागरिक है, नागरिकता चली जाएगी। एक भी मुसलमान ऐसा बता दे जिसकी नागरिकता गई हो, नहीं गई। तो इसलिए मैं कहता हूं, ये केवल भ्रम की राजनीति करते हैं, लेकिन जो बदलाव आने की जरूरत है, कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये वो बदलाव लाएगी, क्योंकि ये देश हित में है, समाज के हित में है और मुसलमानों के हित में है। और मैं ट्रिपल तलाक की बात जरूर उठा दूं। ट्रिपल तलाक को जब हम कानून के तहत अपराध बना रहे थे, तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे। आपको मालूम है 80% कमी आई है ट्रिपल तलाक के मामलों में जब से वो अपराध बना है, और ये दर्शाता है हमारी प्रतिबद्धता महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कितनी है। अब मैं 1-2 तथ्य रख दूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इसकी जो इनकम है, ये 99% 2020 में 150 करोड़ थी, अब 1 करोड़ 26 लाख हो गई है, जबकि प्रॉपर्टी इसकी दुगनी हो गई है। तो ये अगर घट रही है, इसका मतलब मुत्तावली, ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग हैं बोर्ड में जो वक्त की संपत्ति से अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, 30% जो शिकायतें आती है अंजना जी, सेकंड राउंड में भी ऐसा बताइएगा, केवल हिंदुओं की तरफ से नहीं आती है, और ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है। जी सुप्रिया जी, मोर्चा संभालिए अपनी पार्टी की तरफ से, और आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि संविधान पर आघात है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर एक चिंता, और पहले भी वक्फ एक्ट में कई संशोधन किए गए हैं, इस बार ही इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या उसकी वजह मौजूदा सरकार है? दूसरा, मतलब भ्रष्टाचार की बात सब आमतौर पर मानते हैं, तो पारदर्शिता लाने की अगर पहल है तो इसमें क्या दिक्कत है?
भ्रष्टाचार और पारदर्शिता दो ऐसे टर्म्स हैं जो एक साथ बीजेपी के लिए नहीं यूज हो सकते हैं। इनकी बदनीयती है और उस बदनीयती का पहले मैं जिक्र कर देती हूं और फिर आपका जो डायरेक्ट सवाल भ्रष्टाचार है उस पर इनकी कलई जरूर खोलूंगी। सर्वप्रथम विरोध किस चीज का हो रहा है? विरोध जो प्रोविजंस हैं उसका हो रहा है। और क्या प्रोविजंस का विरोध हो रहा है? पहला एक प्रोविजन है और इसमें बीजेपी का डबल स्पीक, जो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वो भी है। यही बीजेपी कहती थी अपने मैनिफेस्टो में कि ये रहमान खान कमेटी को लागू करेगी जब जेपीसी गठित हुई थी उनकी चेयरमैनशिप में। आज तक आपने वो नहीं सुना, अब एक नया शिगुफा चल रहा है। मैं सर्वप्रथम पहला पॉइंट मेरा, इन्होंने कहा जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकेगा, वही वक्फ को दे सकेगा। ये कैसे सर्टिफिकेट देंगे? अब ये सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे मुसलमानों के घर में कि कौन कितने टाइम की नमाज पढ़ रहा है। भाई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में कोई भी कहीं भी दान कर सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, आजकल ये सच्चर कमेटी को बार बार कोट करते हैं। इसी सच्चर कमेटी को ये कम्युनल और डिविजिव बताते थे। चलिए कोई बात नहीं, सच्चर कमेटी को अभी भी कोट करते हुए कहा गया कि कितनी आमदनी घट रही है वक्फ बोर्डों की। उसी सच्चर कमेटी ने 3 बातें कही हैं। पहली बात कही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकारों का कब्जा है। दिल्ली शहर में 65 ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी है जहां पर सरकारों का कब्जा है। 350-355 टोटल ऐसी प्रॉपर्टी है। उस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। सच्चर कमेटी ने कहा 500 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाइए वक्फ डेवलपमेंट बोर्ड के कॉर्पस के नाम से, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। सच्चर कमेटी कहती है 12,000 करोड़ आना चाहिए, आप थोड़ा सा रह रहे, ले आइए नीरव मोदी को पकड़कर, 20,000 करोड़ आएगा, 12,000 करोड़ दे दीजिए मुसलमानों की इतनी खैर को आए आपको, 8,000 करोड़ अपना रख लीजिएगा, सरकारी खाते में डालिएगा। वो नहीं करेंगे, बस जुमले। तीसरी बात, और ये जरूरी बात है यहां पर, इसमें कहा गया, और ये हर घर लड़ाई लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें कहा गया कि इन बोर्डों में नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह आपत्तिजनक बात है और यह संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है, जो सीधे तौर पे कहता है कि लोगों को अपने धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से चलाने की अनुमति होनी चाहिए। मैं आपको इसको एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। मेरी श्री राम में, मेरी शिव जी में, मेरी देवी माता में बहुत आस्था है। नवरात्र चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कोई मुसलमान हमारे धार्मिक बोर्डों में आकर डिसाइड कर सकता है कैसे क्या होगा? उनको हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताओं का क्या पता? जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पार्लियामेंट के एक्ट से चल रही है, उसमें कोई क्रिश्चियन जाके बता सकता है? तो मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों उसमें हिंदू बैठेंगे? अभी थोड़े दिनों पहले, और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, थोड़े दिनों पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का 15 लोगों का डिसाइड हुआ, उसमें कौन कौन होगा। उसमें जो सरकारी अधिकारी सेंटर से जाएगा वो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो हिंदू होगा। जो स्टेट से आईएएस जाएगा, कंडीशन ये है वो हिंदू होगा। और डीएम अयोध्या का अगर वो हिंदू नहीं है तो वो इस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बन सकता है, एडिशनल कलेक्टर को बनाना पड़ेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अंजना जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाजों को चलाने में समझ होनी चाहिए। एक छोटी सी बात यहां पर और बोलती हूं, और यह बात बोलनी जरूरी है। यह जो एक शिगुफा फैलाया जा रहा है ना कि वक्फ पर सारे मुसलमान कब्जा करके बैठे हुए, तमाम वक्फ की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, यही दिल्ली में, और वो जेपीसी के सामने आए थे, उसमें अग्रवाल, मित्तल, अरोरा जी, कैसे कैसे लोग हैं, खूब सारे हिंदू भी उसमें दुकानें चलाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये शिगुफे जो है वो बार बार सरकार छोड़ती है, और इसलिए छोड़ती है कि मुद्दों पर बहस ना हो, इसलिए छोड़ती है कि तुष्टीकरण होता रहे, इसलिए छोड़ती है कि उन्माद बना रहे, चाहे वो सीए हो, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो। अभी तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, फिर हर गली खाने में ढूंढा जाएगा। इस तरह की चीजें ना सिर्फ इस्लाम को बल्कि हिंदुओं को भी नहीं करनी, ना करनी देने की वो होनी चाहिए, ना करने देना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ये सौहार्द और भाईचारे के खिलाफ है जो सरकार की मंशा है। हाँ, और वाजपेयी जी बोल रहे, बारी बारी से सबके पास आ रही है, उसके बाद जाइएगा। छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। अंजना जी, छोटी सी बात भ्रष्टाचार पे जरूर बोलना चाहती हूँ। इस सरकार ने आज स्मार्ट सिटी मिशन बंद कर दिया। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, 16 ही बनी है इनके अकॉर्डिंग, और 84 में 14,000 करोड़ रुपए के काम अधूरे पड़े हैं।
उस भ्रष्टाचार का जवाब कौन देगा? भ्रष्टाचारियों को गले लगा लो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, भ्रष्टाचार गुम, वो सनातन संस्कृति बन जाते हैं। इस तरह से मजाक मत करिए इस देश के साथ, देश के कानूनों के साथ और देश के संविधान। दो प्रश्न आपके लिए हैं अभी, दोनों का जवाब आप, लेकिन उसका पहले जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी आशुतोष जी के पास। जल्दी से जवाब। उन्होंने कहा कि 5 साल वाला जो प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं उसमें ऐतराज है। उसका नेगेटिव ग्रे एरिया देखा है आपने कि अगर ये कंडीशन नहीं लगाई जाएगी तो ये जो हिंदू आज कन्वर्शन किया और आज ही अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देगा, क्या करेंगे हम उसका? मतलब हर पक्ष के कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, वो दोनों को बैलेंस हमको करना पड़ेगा। और 2013 में ये अमेंडमेंट क्यों लाए थे भैया? किस लिए लाए थे अमेंडमेंट? पूछा आपने? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने लागू की थी क्या, जो इतना लेक्चर दे रहे हैं हमको? देखिए, हम लोगों ने सच्चर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको भी लागू किया, हमने प्रैक्टिकल इसका पर्पस देखा, उसको लागू किया। और जहां तक सरकारों का सवाल है, माफ करना, स्टेट में स्टेट बोर्ड हैं और स्टेट बोर्ड में ये कंडीशन है नए बिल की कि ओनली मुस्लिम होंगे। सिर्फ सेंट्रल बोर्ड में नॉन मुस्लिम की 2 का प्रोविजन है। स्टेट बोर्ड वुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर दी मुस्लिम पर्सनालिटीज। हमने यहां तक किया कि 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। और स्टेट में जो कब्जा किया गया है, क्या कब्जा खाली नहीं होना चाहिए? और कब्जा खाली होने के बाद वो सरकार की जमीन थोड़ी बच जाती है, वो रहेगी वक्फ बोर्ड की। देखिए, गुमराह न करिए प्लीज, ये मेरे पास डाटा भी है। 1913 अमेंडमेंट, 23 में अमेंडमेंट, 54 में अमेंडमेंट, 95 में अमेंडमेंट, 2013 में अमेंडमेंट। हम कोई नया बिल थोड़ी ला रहे हैं, हम भी तो प्रोविजन ही तो अमेंड कर रहे हैं। तो काहे के लिए है, तो वह काहे के लिए गुमराह किया जा रहा है? इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार अब डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी के पास चलते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आपकी पार्टी के बारे में सुप्रिया जी ने एक कमेंट कर दिया, शायद उनकी मंशा नहीं रही होगी, लेकिन आपको घोर सांप्रदायिक बता दिया, क्योंकि वो कह रही थी कि हिंदू आयोजनों में या हिंदू बोर्ड्स में मुस्लिम को नहीं डाला जाता है। लेकिन 2013 में आपने आजम खान को कुंभ मामलों के लिए प्रभारी मंत्री बनाया था। अब ये आप ही समझा दीजिए कि आप लोगों ने क्यों किया था ये अन्याय। बिल्कुल, मैं अंजना जी उस पर भी आता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात पे आ रहा था। नहीं, ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि इस वक्फ बोर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी। सबसे पहली बात, पारदर्शिता की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले का गेम ये खेला कि वक्फ बोर्ड का जब बिल लोकसभा में इन्होंने पेश किया 8 अगस्त 2024 में, तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि इसका पॉलिटिकल एंगल ये था कि उसको जेपीसी में डालना पड़ा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत था और 20 दिन बाद आपके पास राज्यसभा में बहुमत आ गया था, 119 मेंबर आ गए थे। तो जेपीसी में क्यों डाला? इसका एंगल ये है कि जेपीसी आप बना के ये बॉल विपक्ष के हाथ में डालना चाहते थे कि उनके महातत ये आके वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट किया जाए। और जेपीसी भी बहुत अच्छी बनाई, 31 लोगों की जेपीसी, जिसमें मेजॉरिटी जो है एनडीए के लोग, 20 लोग एनडीए के, चेयरमैन एनडीए का, तो और जितने भी विपक्ष के संशोधन आए, बिल्कुल बढ़िया कहा है प्रवक्ता एलजेपी के कि अमेंडमेंट तो ला रहे हैं, अमेंडमेंट के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं, लेकिन जितने भी हम लोग ने अमेंडमेंट के सुझाव दिए उसको जगदम्बिका पाल जी ने ये कह के दरित कर दिया कि मेजॉरिटी से भाई हार गया। तो मतलब चित भी मेरा और पट भी मेरी। खैर, आप चाहते थे पूरे साल भर इस पे एक डिस्कशन हो, एक पोलराइजेशन हो, एक बड़ी मेजॉरिटी 80% की आपके सामने खड़ी हो और विपक्ष को आप एक विलन बना के या एंटी हिंदू बना के प्रोजेक्ट किया जाए। आपने काम किया। फिर आपने सच्चर कमेटी की बात करी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी और एलजेपीआर के लोग सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं। अंजना जी, 2014 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के मुंह से सच्चर कमेटी की बात नहीं निकली। और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू सच्चर कमेटी के साथ कह रहे थे, क्या है भाई, हम यहाँ मुस्लिमों को सुदृढ़ करना चाहते हैं, सशक्तिकरण करना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपने जो लोकसभा में बोला वो अपने हिसाब से बोल दिया। सच्चर कमेटी ने तो एक बात बहुत साफ साफ बोली कि जिस प्रकार से निजी हाथों में वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उससे ज्यादा और कहीं कहीं उससे कई ज्यादा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संपन्न ने वक्फ जमीनों पे अपना अधिग्रहण कर रखा है। और साफ साफ बोलते हैं कि सच तो यह है कि सरकार द्वारा वक्फ जमीनों का अधिग्रहण प्राधिकरण के लिए न सिर्फ शर्म की बात है, बल्कि यह निजी अतिक्रमण करने वाले के साहस बढ़ाती है और मुस्लिम समुदाय की स्थिति सुधार और पुनर्निर्माण की रुकावट का काम करती है। ठीक है, क्या समाधान आप लेके आए हैं इसमें? ठीक है, इसका जवाब मैं गौरव जी से लूंगी। अब मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी।
अब रही बात जो आपने बोली महिलाओं का और अलग धर्म का, 2013 आजम खान को 2013 कुंभ में का प्रभारी कुंभ था। बनाने पर बिल्कुल 2013 में कुंभ के वो प्रभारी बने थे। यहां बात बोर्ड की है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की है। जिस प्रकार से राम मंदिर ट्रस्ट में आपने महिलाओं तो छोड़ो, दूसरे धर्म छोड़ो, किसी पिछड़े को नहीं रखा। अरे कम से कम कल्याण सिंह के घर के किसी को रख लेते, विनय कटियार के घर के रख लेते, लेकिन ना, वो तो रखना ही नहीं है। उसी प्रकार से श्राइन बोर्ड देख लीजिए, एक कोई शर्मा है, कोई राय है, कोई फलाना है, कोई धमाका है, फिर गुरुद्वारा कमेटी में रख लीजिए। और महिलाओं की बात करिए, वाह क्या बात है, कितने भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष महिलाएं बन गई हैं भाई साहब, और कितने आरएसएस के लोग आज तक अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं छुपा के, महिलाओं के पीछे छिप के, उनके सशक्तिकरण की झूठी बात बना के, जमीनों को हड़पने का और अपने कारोबारी मित्रों को जमीनें कैसे कौड़ियों के दाम दी जाए, उसकी पटकथा रखी जा रही है पूरे देश में। ठीक है गौरव जी, अब आप जवाब दीजिए है कि जो आपकी सरकार, आपकी पार्टी की विचारधारा है, उस अनुसार जो अपने चहेते संशोधन आप लाना चाहते थे वो आप बुलडोज कर रहे हैं, विपक्ष की बातों को नहीं मान रहे हैं। और इसी के साथ जो सुप्रिया जी का प्रश्न था, वो कह रही हैं कि अगर हिंदू वाले जितने भी मंदिर हैं, इन जगहों पर बोर्ड्स में मुस्लिमों का प्रवेश नहीं है, वो नहीं जानते हमारे रीति रिवाज, तो ऐसे में आप हिंदुओं को मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों थोप रहे? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस जो संशोधन का प्रस्ताव है, इसका समर्थन कौन कर रहा है। 800 दरगाह ऐसी हैं जिनके मुखिया और जो सदस्य हैं वो समर्थन कर रहे हैं कि संशोधन आना चाहिए। और केरला जाते हैं, वहां कैथोलिक कांग्रेस है। कैथोलिक कांग्रेस ने पत्र लिख के क्या कहा है आपको मालूम है? उन्होंने कहा है ये संशोधन होना चाहिए, और उसके साथ ये कहा है ये जो वक्फ एक्ट कांग्रेस पार्टी लाई है ये गैर संवैधानिक है, और जो गिरजाघरों की जमीन है और मंदिरों की जमीन है इसको हड़पा जाता है, इसलिए रेट्रोस्पेक्टिवली, जो कि हम प्रोस्पेक्टिवली ला रहे हैं, लेकिन इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लाया जाए। और ये हाथ में मेरे ये चिट्ठी है। तो मैं तो ये कहूंगा, जब कैथोलिक कांग्रेस कहती है 20 एमपी केरला में, जिसमें कांग्रेस के करीब 14 एमपी हैं, इनको भी ये जो संशोधन आ रहा है इसके पक्ष में वोट करना चाहिए। इस पे कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? दूसरी बात देखिए, संवैधानिक दृष्टि से कितना अन्याय हुआ सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, जैन बौद्ध के साथ। ये पढ़ाई लिखाई करें तो पता चले। सेक्शन 65 जो सूट है कि संपत्ति पे सूट फाइल हो सकता है, हर नागरिक का अधिकार है सिविल प्रोसीजर कोड में। सेक्शन 65 से इन्होंने कहा नहीं, सूट नहीं फाइल हो सकता, केवल वक्फ बोर्ड और ट्राइब्यूनल तय करेगा, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा जो फैसला ट्राइब्यूनल कर देगा वक्फ का वो अंतिम फैसला होगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। तो पूछा नहीं जाएगा ये बाकी धर्मों की जो संपत्तियां हैं उसमें तो ऐसा होता नहीं, तो ये मुसलमानों के लिए भेदभाव क्यों? अनुच्छेद 14, 15, 16 इसका जो है हनन है संविधान के। और तीसरी बात, सेक्शन 40 में कहते हैं डिसीजन ऑफ द वक्फ विल बी फाइनल। मैंने एक प्रश्न किया जो जनता भी पूछ रही है, इनकी आपत्ति क्या है? कांग्रेस की प्रवक्ता ये भी नहीं बता पाई कि इनकी आपत्ति क्या है। क्या महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, ये इनकी आपत्ति है? या मुस्लिम समाज से बोरा, आगा खानी और तमाम और जो है वर्ग उनको जोड़ा जा रहा है, ये इनकी आपत्ति है? इन्होंने कहा कि यूजर बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर, इसकी आपत्ति है। आप इनसे बताइएगा 2013 में जो संशोधन हुआ सेक्शन 2(3)R का, तो वो एक बार देख ले। और वो संशोधन इन्होंने किया, पहले था केवल मुसलमान वक्फ की संपत्ति के लिए डोनेट कर सकते हैं, इन्होंने कहा कोई भी कर सकता है। हम कहते हैं कि किसी का भी जो है प्रलोभन से प्रताड़ित करके उसकी संपत्ति को वक्फ में ना किया जाए। 5 साल जब वो मुस्लिम रहेगा उसके बाद वो कर सकता है, इसमें क्या गलत है? तीसरी बात, आप पश्चिम बंगाल जाइए, फिराद हकीम, उनको जो मंदिर का ट्रस्ट था उसका मेंबर बनाया, चेयरपर्सन बनाया था, तब कोई कांग्रेस बोली थी क्या? देखिए आज उद्देश्य क्या है? आज उद्देश्य केवल एक है कि एक नई न्याय प्रणाली आएगी, जो मामले अभी तक लंबित रहे सालों सालों तक उसका निस्तारण होगा। और सचर कमेटी पे मैं एक बात बता दूं, सचर कमेटी की जो रिपोर्ट थी 2006 में दी गई, 8 साल ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने डाला।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट होगा अगर सिफारिशें मान ले सिर्फ वक्फ बोर्ड से और नॉन मुस्लिम मेंबर भी हो। आज उसी सच्चर कमेटी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं यहाँ बैठे सुप्रिया जी, बताइए थाली के बैंगन वो कह नहीं रहे है क्या? उनको अभी भी आपकी आपत्ति समझ नहीं आ रही है, किन बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी का विरोध है? अगर पॉइंटेडली आप समझ में नहीं आती है। नहीं, आपको आ गई हो अंजना जी तो आप समझा दी। मैंने आपको 5-6 पॉइंटेड पॉइंट्स दिए। उन्होंने बताया कि गैर मुस्लिमों को ज्वाइन कराने पे उनको दिक्कत है, उन्होंने बताई 5-6 पॉइंट्स जो उनकी थी बताई थी। लेकिन सुप्रिया जी बताइए, और देखिए आपने जो नियम की बात की, 2013 के संशोधन में लेके आई। पहले तो आजम खान को कुंभ में प्रभारी मंत्री बनाया गया, जबकि कुंभ का आयोजन एकदम नियमों के साथ, अनुष्ठान के साथ, कब के कौन सा स्नान होना है, सब कुछ किया जाता है। यहाँ पर तो वक्फ की जमीन दान की जाएगी, कैसे उसका एक पूरे समुदाय के लिए, उसकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, इन बातों पर काम करना है। एक चीज बड़ी गजब है, बीजेपी की सरकार को सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी के लिए ही कानून बनाने, अरे थोड़ी बेहतरी के कानून हिंदुओं के लिए भी बना दीजिए। हिंदुओं के बच्चों को कैसे नौकरी मिले, हिंदुओं की महिलाओं के लिए महंगाई कैसे कम हो, हिंदुओं की औरतें अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के ना घर चलाने को मजबूर हो। आरबीआई का डेटा देखा है ना, आज 87% बढ़ गया है, अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर औरतें घर चला रही है। थोड़ी हिंदुओं की फिक्र करिए, कहां इतनी मुसलमानों की फिक्र में लगे हुए। तो सबसे पहले तो इनके ढोंग का पर्दाफाश मैंने यहां पर कर दिया। दूसरी बात अंजना जी, आपने वर्ड्स मेरे माउथ में डाले थे वो गलत है, इस पर मैं आपत्ति दर्ज करती हूं। वक्फ बोर्ड पर, किसी टेंपल के एंडाउमेंट बोर्ड पर, किसी टेंपल के ट्रस्ट पे होना और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर होना दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे टेंपल ट्रस्ट में तो यह भी अब लिख दिया गया है कि अगर डीएम हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा, वहां का टेंपल ट्रस्टी, डीएम नहीं बनेगा। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही थी, आप दो गलत चीजों को कंपेयर कर रही है। और मैं यहां पर एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, कौन दे रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को पता ही नहीं है किसकी जमीन है। इसी सरकार ने राज्यसभा में, इसी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पब्लिकली, और इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट में कहा है कि वक्फ जो बोर्ड के जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका 99.99% डिजिटाइजेशन हो चुका है। यह सरकार ने राज्यसभा में कहा है। इन्होंने कहा है कि 3,56,060 डॉक्यूमेंट में से 3,30,000 डॉक्यूमेंट डिजिटाइज हो चुके हैं, 99%। तो ये लोग किसको बरगला रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यहां पर एक बात और कहनी है, आमदनी ज्यादा होगी। वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाहों पे जरूर होती होगी थोड़ी बहुत आमदनी, लेकिन जो ज्यादातर लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है। मस्जिद में क्या आप टिकट लग जाए लोगों से आके वहां पर इबादत करने के लिए, या कब्रिस्तान में मुर्दों पर टैक्स लगा के उनसे वसूली करने लगे? तो मेरा अपना मानना है कि डिसेंट नोट जो ऑपोजिशन ने एक डिसेंट नोट दिया, तमाम एमपीज ने दिया। आपको याद होगा जिस दिन राज्यसभा में इस पर बात हुई, टेबल हुई रिपोर्ट, वो डिसेंट नोट गायब था। जब विपक्ष ने हंगामा किया, जब विपक्ष ने प्रिविलेज लाने की कोशिश करी, तब वो डिसेंट नोट इंक्लूड किया गया रिपोर्ट में। तो ये जो पारदर्शिता को परे रखकर जिस तरह से वक्फ पे काम करने की सरकार नियत आजमा रही है, उससे सबको दिक्कत है और ये दिक्कत होनी भी चाहिए। और एक बात अंत में ये भी कह देती हूं, वक्फ बोर्ड में शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है। वहां पर आप जाकर क्यों सबको डिवाइड कर रहे हैं? हिंदू धर्म में होता है क्या शैवाइट, वैष्णवाइट, स्मर्थ? कहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। आप किसी के खैरख्वाह क्यों बने? अगर आपको खैरख्वाह बनना है, इस देश के हिंदुओं के भी खैरख्वाह बनिए। चलिए उनके लिए रोजगार, उनके लिए रोजगार नहीं होगा, उनके लिए जबानी जमा खर्च करेंगे, उनके लिए एक के बाद एक स्कीम बंद करेंगे। ठीक है, 2-3 सवाल जो उनके, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगी। एक बार गौरव जी इसका जवाब दे दें। सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही आप बदलाव और संशोधन और रिफॉर्म लाने की बात क्यों करते हैं? ये उनका सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 2 है कि अगर मस्जिद हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो, तो वहां टिकट कटाकर पैसा रखा जाएगा क्या? कमाई कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले तो हो सकता है कि पढ़ लिख के नहीं आई या ज्ञान की कमी हो। मैं इनको ये जानकारी दे दूं, ये कहती हैं केवल मुसलमानों की चिंता क्यों करते हैं? अरे हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अंजना जी, संवैधानिक हमने बदलाव किया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण मिलेगा, ये हमने सुनिश्चित किया।
क्या ये केवल मुसलमानों के लिए था? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए था? नहीं, गरीब के लिए था, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। दूसरी बात, महिला आरक्षण सपना ये दिखाते थे, पूरा किया। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, संवैधानिक संशोधन कर दिया। अब इसमें बीच में देखिए क्यों बोल रही हैं। अब ठीक है अंजना जी, शांत कराइए। इसीलिए फिर कहता हूँ बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, प्लीज वेट फॉर योर क्यों बोलने लगती? प्लीज रुकिए, पूरा कीजिए गौरव जी। जितना वो बोल रहे थे उतना मैंने बोला है। उन्होंने दूसरी बात, मैंने कहा महिला आरक्षण, महिला आरक्षण संवैधानिक संशोधन किया। ये तो किसी मुसलमान के लिए तो था नहीं केवल, ये तो सबके लिए, महिलाओं के लिए है। तीसरी बात, ट्रिपल तलाक, शाहबानो का जजमेंट याद है? एक 65 साल की मुस्लिम महिला को भत्ता सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तुष्टीकरण की गंदी राजनीति करते हुए राजीव गांधी कानून ले आए और उस मुस्लिम महिला से भत्ता छीन लिया गया। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? कह रही थी, अरे मैं आपसे कहूंगा, आप तो हिंदू आतंकवाद कहती है, हम भव्य राम मंदिर बनाते हैं, हम काशी में कॉरिडोर बनाते हैं, और आप कर्नाटका में हिंदुओं को बांटने के लिए लिंगायत को अलग दर्जा देने की बात करती है। कम से कम सिद्धारमैया जी का स्टेटमेंट देख लेते। दूसरी बात जो आपने कही, वक्फ प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज कैसे होगा, आपको शायद जानकारी होनी चाहिए। अब मैं पहले अपनी बात पूरी करूंगा, फिर उसके बाद ये बता सकती है, बीच में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलिए, पूरी कीजिए। अंजना जी देखिए, जो वक्त की प्रॉपर्टी होती है, कई बार उस प्रॉपर्टी पे मॉल भी आ जाते हैं, कई बार कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है, उससे भारी किराया आता है, जो हमने देखा है किस तरह से बोर्ड के मेंबर हो, मुतवली हो, ये लोग ले लेते हैं। और जो गरीब है, जो गरीब मुस्लिम है, जिसके लिए रुपया आया है तो उसके हित में लगना चाहिए, वो नहीं लगता है। क्या ऐसा अमानतुल्लाह खां का केस नहीं देखा था दिल्ली में? ऐसे तमाम और केस है। लेकिन एक बात कह के अंत करूंगा, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने चाहे 1995 में चाहे 2013 का संशोधन हो, पूरी तरह से गैर संवैधानिक किया। और इसीलिए आज जब हम सही संशोधन लाने जा रहे हैं तो ये लोग बिना तथ्यों के, बिना आधार के उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है सुप्रिया जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं बाकी दोनों से लेकर रिएक्शन आपसे लेकर फिर आगे बढ़ूंगी। लेकिन अरविंद जी, जेडीयू ने सरकार से कहा कि नए कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। अगर पुरानी मस्जिद है, दरगाह है, अन्य धार्मिक स्थल है, स्थान से कोई छेड़छाड़ ना हो, स्पष्ट प्रावधान वक्फ कानून में होना चाहिए इस बात का। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्योंकि आपको भी चाहिए ना मुस्लिम वोट। एक बात बड़ी क्लियर कर लो, ये दो लोग बैठे, यही खैर ख्वाह नहीं है मुस्लिम के, हम भी खैर ख्वाह हैं। हमने बाकायदा जेपीसी, इसीलिए तो पूछ रही है, इसीलिए हम जब आते आपको है कि नहीं है? जेपीसी में 31 पार्टियां थी, उसमें एक पार्टी हमारी भी थी, हमने पूरा उसका बिल पढ़ा। राज्यों की स्पष्ट राय लेनी चाहिए। अरे 92 लाख ऑब्जेक्शन, सजेशंस, ईमेल, कॉरेस्पॉन्डेंस, पर्सनल मीटिंग, क्या कर रहे हो? सब हम लोग ज्यादा इनसे ज्यादा आशुतोष जी जल्दी से, ये अपने ऊपर लेवल आशुतोष देखिए, मैं इस बात को देख रहा था कि महिला सशक्तिकरण की जब बात करी थी और इन्होंने महिला आरक्षण की बात करी, हमने कहा कि जब महिला आरक्षण की बात पे समाजवादी पार्टी आपको दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बात कर रही थी, तब तो आपको किसी को याद नहीं आ रही थी, तब तो आपने एज इट इज पास कर दिया। आज आपको एकदम से मुस्लिम महिलाओं के बारे में याद आ गया और अपनी बारे में बात करने की बात ठीक है। आपने ये क्यों नहीं बताया 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ साफ लिखा था, जितने भी मुख्यमंत्री थे और जितनी भी राज्य सरकारें थी, कि वक्त की जमीन पे जो भी कहीं अवैध कब्जे हैं आपको तुरंत खाली करने पड़ेंगे। और 2014 में मुझे टोकना पड़ेगा, छोटी सी बात बोलने दीजिए, छोटी सी बात, एक छोटी सी जानकारी देनी जरूरी है जो भ्रांति बीजेपी फैला रही है। 2013 के अमेंडमेंट के बाद महिलाएं जो है वो वक्फ बोर्ड पर आ सकती हैं। ये झूठ बीजेपी लगातार फैलाती है, ये फैलाना बंद कर दे। और महिलाओं को जो आपने आरक्षण राजनीतिक तौर पे दिया, वो कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता है। गौरव जी सिर्फ एक लाइन, टाइम खत्म। प्रावधान बताइए, प्रावधान बताइए, प्रावधान बताइए, अभी प्रावधान बताइए, तो आप गलत प्रावधान बोलिए, थोड़ा पढ़ के आया करिए, प्रावधान बोलिए, बोला करिए, आकर देखा झूठ बोला, बस इधर से उधर छानना चलेगा। अरे कभी कभी कुछ पढ़ के आया करिए, झूठ पकड़ा गया, प्रावधान नहीं बता सकती, कोई जानकारी नहीं। चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।